इस वीडियो में हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं के बारे में एक फास्ट रिवीजन करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सी घटनाएं जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इम्पोर्टेंट है। इस पोर्शन से या इस फास्ट रिवीजन से आपको जो है आप देखेंगे कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इससे क्वेश्चंस आपके बहुत बनेंगे, ठीक है। और इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको सारी जो है इंसिडेंट जितने भी हुए हैं इम्पॉर्टेंट वो आपको याद हो, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस से। हम लोग इस फास्ट रिवीजन में देखेंगे 1885 से, ठीक है। 1885 से लेके आप 1947 तक देखेंगे, ठीक है। ये पोर्शन हम इसमें कंप्लीट करेंगे। और इसमें देखिए सबसे पहला जो इंसिडेंट है वो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, जो 28 दिसंबर 1985 को बनी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन 28 दिसंबर 1985 को हुआ। 72 लोग इसमें शामिल थे। असल में ये मीटिंग हुई बॉम्बे में, और बॉम्बे के एक संस्कृत कॉलेज में हुई, ग्वालियर टैंक मैदान में। और वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन जब हुआ तो पहले इसके अध्यक्ष जो बने वो बने WC बनर्जी, और इसके जो सचिव थे वो थे A.O. ह्यूम, ठीक है। A.O. ह्यूम को ही बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फादर भी कहा जाने लगा उनकी डेथ के बाद, ठीक। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के जस्ट पहले अगर देखा जाए कि नेशनल लेवल पे कौन से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, तो इंडियन एसोसिएशन थी, ठीक है, SN बनर्जी की। तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ वो 28 दिसंबर 1985 को हुआ। 72 लोग शामिल थे। ये बॉम्बे में हुआ, ठीक है। और सचिव इसके जो है A.O. ह्यूम थे, और पहले जो है इसके जो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट थे वो WC बनर्जी थे, ठीक है। इसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट सेशन जो हुए नेशनल कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन में कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है डफरिन, उस वक्त लॉर्ड डफरिन जो है गवर्नर था, पूरे इंडिया का जो है वाइसरॉय था, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस क्या है। तो पहला तो सेशन बम्बई में हुआ, बम्बई में 28 दिसंबर को, उसमें जो है WC बनर्जी थे। फिर उसके बाद दूसरा सेशन जो हुआ वो आपका जो है कलकत्ता में हुआ, और कलकत्ता में जो है दादा भाई नौरोजी को बनाया गया अध्यक्ष उसका। फिर उसके बाद तीसरा वाला जो है आपके मद्रास में हुआ, जहाँ पे जो है पहले मुस्लिम इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने आपके तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। फिर उसके बाद जो है ये इलाहाबाद में हुआ, और पहले अंग्रेज़ जॉर्ज यूले इसके अंदर जो है अध्यक्ष बने, ठीक है। इस तरह से जो है 4 सेशन जो शुरू का है वो आपको याद होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 में पास हुआ, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1992। इसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी तो शुरू में इसके अंदर मॉडरेट लीडर्स थे, जैसे आपके जो WC बनर्जी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, गोखले हैं, है ना, फिरोज शाह मेहता हैं, इस तरह के SN बनर्जी, इस तरह के लीडर थे। इन लोगों का जो है ये मानना था कि ये ब्रिटिशर्स हैं ये इंडिया की डेवलपमेंट में बहुत हेल्प कर सकते हैं, और वो ब्रिटिशर्स को जो है अपोज नहीं करना चाहते थे डायरेक्ट, वो सिर्फ अपनी बातों को मनवाना चाहते थे। और इसीलिए वो जो है जो भी लीडर्स थे उस वक्त के, वो सीधे सीधे जो है कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ठीक है। ये कहिए कि अंग्रेज़ों से डायरेक्ट कोई जो है स्ट्रगल करने के मूड में नहीं थे, ठीक है। वो इनडायरेक्टली अपनी बातों को जो है अंग्रेज़ों से मनवाना चाहते थे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ 1992 में। कांग्रेस की डिमांड बहुत सी थी उसको पूरा करने के लिए। इसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड ये थी कि इंडिया के जो है इंडियंस का नंबर जो है बढ़ाया जाए वाइसरॉय की काउंसिल में, ठीक है, तो वो बढ़ाया गया। इसके बाद देखिए सेकेंड दिल्ली दरबार हुआ, ये हुआ है 1902 में। इस वक्त वाइसरॉय था करजन, ठीक है। तो
ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए। सेकंड दिल्ली दरबार 1902 में हुआ है। पहला जो दिल्ली दरबार हुआ था 1877 में, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट था। और ये भी इम्पोर्टेंट है 1902 का दिल्ली दरबार, वो जो है आपका लिटन के समय में हुआ था। फिर इसके बाद देखिए कौन सा इंसिडेंट्स इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हुआ वो हुआ डिवीज़न ऑफ बंगाल। कर्जन के समय में ही हुआ। कर्जन का ये डिसीज़न था कि हम जो है बंगाल को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में इजी हो जाए, ये जो है कह के उसने जो है बंगाल को डिवीज़न किया। लेकिन उसके पीछे मकसद ये था कि बंगाल के से ही बहुत सारी जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी, वो दब जाए, वो बढ़ जाए, ठीक है। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन बंगाल से उठ रहे थे तो वो ख़त्म हो जाए। तो डिवीज़न ऑफ बंगाल का मकसद यही था। लेकिन दिखाया ये गया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है करना मुश्किल हो रहा है बंगाल का, क्योंकि बंगाल बड़ा था। पश्चिम बंगाल आपका था, आपका बांग्लादेश था, आपका उड़ीसा था, बिहार था, ये सब बिहार तो नहीं, हाँ बिहार भी उसी में था। ये सब जो है डिवीज़न ऑफ बंगाल के अंदर था। इसीलिए डिवीज़न इसका करने के लिए कर्जन ने सोचा और एडमिनिस्ट्रेशन का जो है बात कह के उसने जो है इतने बड़े बंगाल को 2 पार्ट में बांटा, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। फिर ये देखिए 20 जुलाई 1905 को ये जो है डिसीज़न हुआ कि बंगाल का 2 पार्ट होगा, ईस्ट और वेस्ट बंगाल। एक की राजधानी ढाका रहेगी, एक की कलकत्ता, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए स्वदेशी मूवमेंट 7 अगस्त 1905 को, इसी के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट आपका शुरू हुआ महाराष्ट्र और कलकत्ता में। तो 7 अगस्त 1905 को ये डिसाइड किया गया कि ये डेट है जिस दिन से ये शुरू हुआ, ठीक है। आपका जो है जो टैगोर साहब थे, उन्होंने जो है शोक दिवस मनाया। उन्होंने कहा कि शोक दिवस मनाइए, राखी बांधिए एक दूसरे को, 16 अक्टूबर 1905 को। और इस मूवमेंट के अंदर जो है जो एक गीत था वो जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, वंदे मातरम वाला, ठीक है। तो इसको लोग गाते थे और बंगाल के डिवीज़न के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा था। स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ, तो बहुत सारे कपड़े जलाए गए, ठीक है, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई इसमें, ठीक है। लेकिन टैगोर इसके अगेंस्ट थे। फिर देखिए 1905 में एक जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया नाम की जो है एक एसोसिएशन बनी, ऑर्गेनाइजेशन बनी, और ये बनाया था जो है गोखले ने, ठीक है, गोखले जी ने बनाया था 1905 में। फिर उसके बाद देखिए 1906 में जो है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है, ये हुआ 1906 में फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1906 में हुआ। और मिंटो जो है लॉर्ड थे, गवर्नर वाइसराय थे, मिंटो के समय में हुआ, ठीक है, लॉर्ड मिंटो थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 1907 में जो है 1907 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ सूरत में, ठीक है, सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस बोला जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है सेशन है, ठीक है, 1907 वाला। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे जो है 1905 का कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ ये पूछता है, तो बनारस में हुआ और गोखले जी उसके जो है अध्यक्ष थे। फिर 1906 में जब हुआ तो ये हुआ कलकत्ता में, और इसका जो है इसके अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी थे। तो आप देखिएगा कि जो ये मॉडरेट पीरियड था वो 1905 तक था, और उसके बाद जो है क्या हुआ, तिलक, बालपाल और लाल बालपाल, 3 जो है ऐसे नेता आए, और जिन लोगों ने जो है गरम दल का जो है एक गठन कर लिया कांग्रेस के अंदर। कहने का मतलब है ये अंग्रेज़ों के साथ जो है विनती करना, रिक्वेस्ट करना, ये वाला जो मेथड था मॉडरेट्स का, उसको पसंद नहीं करते थे और चाहते थे कि अंग्रेज़ों से एकदम सामने सामने जो है बात की जाए, ठीक है, और जो भी बातें हों वो विरोध प्रदर्शन करना पड़े तो वो भी किया जाए। तो इस तरह से 1905, 6, 7 तो यहाँ से शुरू हुआ। और तिलक को बहुत ज़्यादा जो है लोग, तिलक के जो मानने वाले थे वो बढ़ रहे थे बहुत ज़्यादा, और नौजवान जो थे वो चाहते थे कि तिलक जो है बने क्या चीज़, तिलक बने प्रेसिडेंट कांग्रेस के। और लेकिन 1905 में मॉडरेट ने क्या किया, गोखले को बना दिया। फिर उस 1906 में तो तय था कि तिलक जी बनेंगे, लेकिन 1906 में क्या हुआ कि मॉडरेट्स जो लोग थे, जो उदारवादी थे, उन लोगों ने दादा भाई नौरोजी को बना दिया, ठीक है। इसके बाद 1907 में जो है सूरत में सेशन रखा गया, होना था पुणे में लेकिन सूरत में रखा गया। मॉडरेट लोग जो थे, जो उदारवादी थे, उन लोगों ने 1907 में क्या किया कि उसको सूरत में करवाया।
और जब सूरत में करवाया तो फिर वहाँ पे जो है गरम दल और नरम दल के बीच एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, ठीक है, और इतना बढ़ गया कि कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो यहाँ डिवीज़न हुआ। फिर आनंद मोहन बोस को जो है यहाँ पे बना दिया गया, नहीं, रस बिहारी बोस यहाँ पे होंगे, उनको अध्यक्ष बना दिया गया कांग्रेस का। फिर देखिए 1908 में तो कुछ खास है नहीं, 1909 में जो है एक रिफॉर्म लाया गया, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म बोलते हैं उसको। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में क्या था कि जो मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, उसका जो है ये उसकी ये डिमांड थी कि वो जो है मुस्लिम्स का जो है रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए वाइसराय की काउंसिल में, और सेपरेट इलेक्टोरेट की जो है बात की उसने। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर क्या था कि जो इलेक्टोरल सिस्टम में क्या था कि जहाँ पे जो है मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पे कोई मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा, वहाँ पे कोई और रिलीजन का आदमी वोट भी नहीं कर पाएंगे और ना खड़े हो पाएंगे। इस तरह का जो है मामला था ये। तो 1909 में मिंटो मोर्ले रिफॉर्म के तहत इंडियंस के नंबर को वाइसराय काउंसिल में बढ़ाया गया, और साथ में जो है जो मुस्लिम्स थे उनके लिए रिजर्वेशन भी किया गया, ठीक है। ये है 1909 का जो है मिंटो मोर्ले रिफॉर्म। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है तीसरा दिल्ली दरबार। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लगा। जो ब्रिटेन के किंग थे जॉर्ज 5th, वो आए, हार्डिंग वाइसराय था, ठीक है, 1911 के दिल्ली दरबार में। इसमें एक डिसीज़न हुआ, 2 डिसीज़न इंपॉर्टेंट हुए। पहला डिसीज़न ये हुआ कि जो बंगाल का डिवीज़न किया गया है वो ख़त्म किया जाएगा। दूसरा डिसीज़न ये हुआ कि जो कलकत्ता का कैपिटल हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की, वो दिल्ली आएगी, ठीक है। इस तरह से ये है। तो ये 10वां पॉइंट यही था कि तीसरा दिल्ली दरबार लगा, हार्डिंग उस वक्त वाइसराय थे और किंग जॉर्ज 5th आए थे इंडिया में, ठीक। नेक्स्ट देखिए 1916 का इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इम्पोर्टेंट है इसके बाद। और बीच में एक जो है घटना है कामागाटा मारू की, कामागाटा मारू, ठीक है, ये घटना है कामागाटा मारू की 1913 की, इसको बाद में देखेंगे। 1916 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ सेशन हुआ। इसके अंदर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई। देखिए वहाँ पे जो सूरत अधिवेशन जब हुआ था उसमें जब कांग्रेस का डिवीज़न हो गया, गरम दल और नरम दल में बढ़ गई कांग्रेस, तो जो गरम दल था उसके खिलाफ जो है अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा जो है एक्शन लेना शुरू किया, और तिलक जी के ऊपर जो है राजद्रोह का इल्ज़ाम लगा के उनको 6 साल के लिए सज़ा दे दी गई और मांडले जेल भेज दिया गया, मांडले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो जब छूट के आए 1916 में, तो फिर यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत चेंज हो चुका था, और एक लेडी आ चुकी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है पॉलिटिक्स में थी, ये आयरलैंड की लेडी थी, इंडिया में आके एक्टिव हुई थी और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रही थी। तो एनी बेसेंट के जो है प्रयासों से यही हुआ कि जो कांग्रेस का 2 डिवीज़न हुआ था गरम दल और नरम दल में, वो ख़त्म हुआ और दोनों फिर साथ में आ गए। मतलब तिलक जी जो गरम दल के थे और कांग्रेस से वो निष्कासित कर दिए गए थे, वो फिर से कांग्रेस में एंट्री पा गए, ठीक है। तो ये हुआ। दूसरा ये था कि जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में डिवीज़न था वो ख़त्म हुआ, और कांग्रेस ने जो सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड थी उसकी, क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग की, जो 1909 में जो है पूरा किया गया था मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के तहत, उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया। किसने? कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। तो मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी उसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और इसके बदले मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में शामिल हो गई। तो ये हुआ, वो जिन्ना की जो है देन थी, ठीक है, जिन्ना की वजह से ऐसा हुआ, दोनों मिल गए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस में मुस्लिम जो जिन्ना थे वो शुरू में कांग्रेस के ही लीडर थे, बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग की ओर ज़्यादा झुकाव बना दिया, ठीक है, और सेकुलर लीडर बोले जाते थे उस वक्त। बाद में उनका पता नहीं कैसे सिस्टम हुआ, वो जो है मुस्लिम लीग की ओर ज़्यादा मूव कर गए। फिर देखिए 1915 में क्या हुआ, गांधी जी, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और है, 1917 में हुआ ये कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में पहली बार कोई वीमेन जो है, कोई वुमेन को बनाया गया
इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष, और वो बनी एनी बेसेंट। कौन बना? एनी बेसेंट बनी। तो पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, 1917 में बनी। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जिसको यहाँ मैं लिखना भूल गया, वो है आपका इम्पोर्टेंट है, वो है आपका होम रूल लीग। होम रूल लीग, होम रूल मूवमेंट या होम रूल लीग मूवमेंट बोलते हैं इसको। होम रूल लीग मूवमेंट जो है ये चलाया था तिलक ने और जिन्ना ने, तिलक ने और एनी बेसेंट ने, जिन्ना ने नहीं, ठीक है, तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था। तो एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था आयरलैंड से, वैसे ये पूरा कॉन्सेप्ट आयरलैंड का था, और इनकी डिमांड थी कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाए इंडिया के लोगों को, मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट हो वो डोमिनियन स्टेटस की तरह रहे, और अंग्रेज कुछ मामले को देखें, बाकी सारे मामले इंडिया के लोग खुद देख लें। इस तरह की सरकार चलाने की बात हो रही थी। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में ऐसा था उस वक्त, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, कि जो ब्रिटिशर्स थे वो राज कर रहे थे, लेकिन वहाँ की अपनी एक सरकार थी। ऐसे ही जो है यहाँ पे भी होम रूल स्वराज की बात की गई, और तिलक ने अपना होम रूल लीग चलाया और एनी बेसेंट ने अपना चलाया। तिलक ने जो है चलाया तो वो रीजन बांट लिया दोनों लोगों ने। एनी बेसेंट लगभग पूरे इंडिया पे थी, तिलक जो थे वो महाराष्ट्र और कुछ कर्नाटका का हिस्सा, कुछ जो है आपका मध्य प्रदेश का और पंजाब का, ठीक है, इस एरिया में उन्होंने जो अपने अपने जो है होम रूल लीग को रिस्ट्रिक्ट रखा, ठीक है। तो इस तरह से दो पार्ट में था ये होम रूल लीग का मूवमेंट पूरा। तो ये 1917 में चला है, और एनी बेसेंट उस वक्त अध्यक्ष भी थी कांग्रेस की। तो इस तरह से था। उसके बाद देखिए 1915 में गांधी जी आ गए हैं इंडिया, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को रिटर्न हुए इंडिया, ठीक है। और साउथ अफ्रीका से जब आए यहाँ पे तो उन्होंने जो है शामिल हुए, ये 1916 के जो लखनऊ सेशन था उसमें वो शामिल हुए। उसके बाद उनको जो है बुलाया गया चंपारण, ठीक है, बिहार, और वहाँ पे जो है जो खेती करते थे नील की, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम थी चंपारण में। और फिर उनकी हेल्प के लिए, उन किसानों की हेल्प के लिए चंपारण में जो है गांधी जी गए और चंपारण के किसानों की मदद की, और 1917 में ये हुआ है चंपारण आंदोलन, ठीक है। तो गांधी का पहला जो है आंदोलन चंपारण आंदोलन था, जो किसान आंदोलन था। और गांधी का कॉन्सेप्ट ये था कि सारे लोगों को अपने साथ लेके चला जाए। तो पहले किसानों को हेल्प की उन्होंने, फिर उसके बाद जो है गांधी अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ, इसमें गांधी जी शामिल हुए, गांधी जी के अंडर में ही चला ये, ठीक है। ये भी सक्सेसफुल रहा, चंपारण भी सक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद खेड़ा का आंदोलन हुआ, ये गुजरात में, ठीक है। इसको भी जो है गांधी जी ने इसके अध्यक्ष हुए, और वो भी सक्सेसफुल रहा। तो डेट देखिए 1917 में है ये चंपारण, फिर उसके बाद 19 फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल है, फिर उसके बाद खेड़ा वाला मार्च में होगा। ये जो समय चल रहा है 14, 15, 16 का, ये वर्ल्ड वार फर्स्ट का समय चल रहा है, 1914 से 1918। इस वर्ल्ड वार फर्स्ट में ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे जर्मनी और टर्की, इटली, इन सबों से लड़ रहे थे। और इस वॉर में जो है ब्रिटिशर्स लड़े, और इनकी तरफ से इंडियंस बहुत लड़े, इंडियन सोल्जर्स बहुत ज़्यादा लड़े, और इंडियन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और इसी लालच में किया कि अंग्रेज़ जब जीत जाएंगे तो फिर वो इंडिया को आज़ाद करने की ओर सोचेंगे, या इंडियन लोगों को ज़्यादा राइट्स देने की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक। फिर देखिए रोलैट एक्ट आया, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया 18 मार्च 1919 को, ये रोलैट एक्ट आया। और रोलैट एक्ट में इसको कहते हैं काला कानून, ठीक है। इसमें बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के जो है कोई भी केस किसी के ऊपर चलाया जा सकता था, ठीक है। तो ये हुआ, रोलैट एक्ट आया। इसके बाद जो है रोलैट एक्ट के विरोध में जो है यहाँ पे बहुत सारे प्रदर्शन हुए। उसी में एक था जलियांवाला बाग, यहाँ पे भी कुछ नेताओं को जो है गिरफ्तार किया गया था, है ना। एक किचलू साहब थे, सरफुद्दीन किचलू, और एक जो है आपके एक जो है सिख थे, उनको भी किया गया था, 2 लोगों को किया गया था गिरफ्तार। और उन्हीं के गिरफ्तारी के खिलाफ जो है रोलैट एक्ट आया। रोलैट एक्ट के खिलाफ ही जो वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसी के खिलाफ उनके गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, और शांतिपूर्वक ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन उसमें जो है जनरल डायर थे, उन्होंने गोली चलवा दी। 13 अप्रैल 1919 की घटना है, हज़ारों लोग मारे गए उसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए कौन सी इम्पोर्टेंट घटना है, वो है मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है।
पहले अगस्त डिक्लेरेशन आया है, उसके बाद मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म करके 1919 का एक्ट पास किया गया है। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई। ठीक है, 1919 में 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस भी मनाया गया। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की के लोग जो है, टर्की जो है हार गया था और वहाँ पे खलीफा मुसलमानों को होते थे, उनको गद्दी से हटाया जा रहा था। तो मुस्लिम खलीफाओं को जो है हटाया ना जाए, इसके लिए जो है इंडिया के मुस्लिम्स अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे। ठीक है, या अंग्रेज़ों के ऊपर दबाव डाल रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब वो खिलाफत जो मूवमेंट था वो फेल हो गया। अंग्रेज़ों ने खलीफाओं को हटा दिया एकदम वहाँ से, टर्की से। ठीक है, ये हुआ था उसमें। तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कॉन्सेप्ट जो है गांधी जी ने दिया, का विचार जो है गांधी जी का था। गांधी जी ने यहाँ के लीडर्स से कहा कि हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करें और अंग्रेज़ों का किसी भी मामले में साथ ना दें, हर एक नौकरी वगैरह छोड़ दें, इनके यहाँ कॉलेज स्कूल सब छोड़ दें। ठीक है, तो 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। मार्च नहीं, 1920 में है, डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन 1920 में है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ गोरखपुर में। ठीक है, चौरी चौरा एक जगह पड़ती है वहाँ पे। चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को हुआ। इसमें क्या हुआ कुछ, अच्छा, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था ये नॉन वायलेंट था, नॉन वायलेंट। ठीक है, नॉन वायलेंस पे बेस्ड था और गांधी जी का कहना था कि कोई तरह का वायलेंस नहीं होगा। लेकिन चौरी चौरा में क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, एक जो है थाने को जला दिया, उसमें जो है कुछ सैनिक वो थे, वो कांस्टेबल थे, वो भी मारे गए। तो इसके बाद गांधी जी को लगा कि अब तो अंग्रेज़ जो है, ऐसा अगर हर जगह होने लगा तो अंग्रेज़ सब ये मूवमेंट दबा देंगे। तो उन्होंने जो है अपना मूवमेंट ही वापस ले लिया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विदड्रॉ कर लिया गया 12 फरवरी को। तो 5 फरवरी को चौरी चौरा की घटना के बाद ये जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया। तो ये एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए जब ये वापस लिया गया तो कांग्रेस के कुछ लीडर्स जो है नाराज़ हो गए गांधी जी से। उसमें मोतीलाल नेहरू और CR दास थे। उन लोगों ने कहा कि अब हम इस तरह से नहीं अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे, अब हम जाके इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ के असेंबली में जाएंगे, असेंबली में जाके जो है जो अंग्रेज़ होंगे उनकी पॉलिसीज़ का विरोध करेंगे। तो ये जो है करने के लिए दोनों लोगों ने, CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने इलाहाबाद के अंदर मीटिंग की और वहीं पे फॉर्मेशन हुआ स्वराज पार्टी का मार्च 1923 में। ठीक है, तो 1923 में स्वराज पार्टी बन गई। इसके बाद जो है गांधी जी एक तरह से थोड़ा सा इनएक्टिव हो गए पॉलिटिक्स से। फिर देखिए 20 में क्या हुआ, 20वां पॉइंट देखिए 1928 आ गया। बीच में जो है गांधी जी बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष। दो इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेशन हुए हैं। एक तो पहला जो सेशन जो बहुत इम्पोर्टेंट हुआ है वो ये हुआ है कि गांधी जी जो है 1924 में, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बेलग्राम में हुआ था, बेलग्राम में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें गांधी जी 1924 में बने क्या, अध्यक्ष। इसके बाद दूसरा हुआ 1925 का। इसमें जो है बनी भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी और वो थी सरोजिनी नायडू, और ये हुआ था कानपुर में। ठीक है, कानपुर में हुआ दूसरा। तो पहला और दूसरा दो INC के अधिवेशन है, सेशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गांधी जी बने 1924 बेलग्राम वाले में और सरोजिनी नायडू बनी 1925 कानपुर वाले में। तो फिर उसके बाद 28 आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन का गठन हुआ 8 नवंबर 1927 को। ठीक है, 1927 को, 8 नवंबर 1927 को। और 3 फरवरी 1928 में ये पहली बार भारत आया और 31 मार्च 1928 को दोबारा भारत आया। साइमन कमीशन के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, और यहाँ पे ब्रिटिश जो भारत के लोग थे वो इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, सारे नेता। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये साइमन कमीशन बना क्यों था। तो ये बना था 1919 के जो मोंटे मोर्ले रिफॉर्म के बाद जो एक्ट आया था, 1919 का एक्ट जो था,
उसकी समीक्षा के लिए आया था। असल में 1919 वाले एक्ट की समीक्षा करने के लिए 10 साल का समय दिया गया था कि 10 साल बाद इसकी जो समीक्षा होगी, लेकिन वो एनालिसिस जो है साइमन कमीशन बना के उससे पहले ही कर ली गई। 1928 में ही 1927 में बनाया गया, 1928 में ये जो है आके अपना सारा इसका जो है जो एक्ट था 1919 का उसकी समीक्षा करने लगा। ठीक है, तो साइमन कमीशन 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए बनाया गया था। ये 8 नवंबर 1927 को बना है, 3 फरवरी 1928 को पहली बार भारत आया, 31 मार्च 1928 को दूसरी बार भारत आया। ठीक है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि इसमें सारे के सारे अंग्रेज़ थे, 7 मेंबर थे, 7 अंग्रेज़ थे। ठीक है, 7, एक हेड और 6 मेंबर थे, सब के सब इसमें क्या थे, अंग्रेज़ थे। और इंडियंस को ये पसंद नहीं आया, भारत के लोगों को, भारत के नेताओं को, कि सारे के सारे अंग्रेज़ हैं और कैसे वो इंडिया की जो है चीज़ों को एनालाइज करेंगे। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हुआ, एक थे वर्कन हेड करके एक जो है अंग्रेज़ वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे। उन्होंने इंडियंस को जो है एक तरह से ललकारा कि भाई इंडियंस खुद तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते हैं। तो फिर नेहरू जी ने जो है इस चैलेंज को जो है एक्सेप्ट किया और 10 अगस्त 1928 को जो है अपनी एक रिपोर्ट दी। पहले उन्होंने सारे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। ठीक है, दिल्ली में हुई मीटिंग, इलाहाबाद में हुई, फिर दिल्ली में हुई। उसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट बन के सामने आई। नेहरू रिपोर्ट बनाने में नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू और भी लोग लीडर्स थे जो उसमें शामिल हुए, और उन लोगों ने एक जो है एक एक कहे कि एक ड्राफ्ट तैयार करके दिया कि इस तरह का संविधान हमारा होना चाहिए। और उसमें उन्होंने जो है डोमिनियन स्टेटस की बात की, कहा कि इंडिया इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं होगा बल्कि अंग्रेज़ों के अंडर में ही जो है डोमिनियन स्टेट होगा। ठीक है, ये जो रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट थी इसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई, और इससे जो है जवाहरलाल नेहरू बहुत को बुरा लगा, और जो है बोस जी थे उनको भी लगा कि ये तो बेकार है, तो डोमिनियन स्टेट उनको नहीं चाहिए था। उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। तो लाहौर सेशन हुआ 1929 में, 31 दिसंबर। ठीक है, 1929 लाहौर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ। उसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, और उन्होंने कहा कि हम ये डोमिनियन स्टेटस नहीं लेंगे बल्कि हम पूर्ण स्वराज लेंगे। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की बात की गई। और उसके बाद 26 जनवरी 1930 को जो है रावी नदी के किनारे उन्होंने झंडा भी फहराया, तिरंगा। तो पहली बार झंडा 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था रावी नदी के किनारे, इसीलिए 26 जनवरी को जो है हमारा संविधान लागू हुआ है, और उसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी जो है बहुत दिन तक इनएक्टिव थे, पॉलिटिकल सिस्टम से अलग थे थोड़ा, लेकिन बाद में वो फिर एक्टिव हुए, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1929 में ये शुरू किया गया। गांधी जी को उसकी जो है बागडोर दी गई 1930 में। तो जो कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उन्होंने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था 1929 में, लेकिन गांधी जी को उसका अध्यक्ष उसकी बागडोर दी गई 1930 में। ठीक है, तो लीडर बने गांधी जी उसके। फिर उसके बाद इसी मूवमेंट के अंतर्गत दांडी यात्रा शुरू हुई। कौन सी यात्रा? दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। फिर उसके बाद ये यात्रा ख़त्म हुई है 6 अप्रैल 1930 को जाके। ठीक है, और कहाँ पे ख़त्म हुई है? तो यही दांडी एक नवसारी ज़िला है गुजरात का, वहीं पे दांडी एक जगह है, वहाँ पे ये आके ख़त्म हुई। और वहाँ पे गांधी जी ने नमक का जो कानून था वो तोड़ा। नमक पे बहुत टैक्स लगता था, और गांधी जी का कहना था कि नमक हम खुद से बना लेंगे, फ्री होना चाहिए ये नमक। ठीक है, तो वहाँ पे जो है गांधी जी की गिरफ्तारी वगैरह हो गई। फिर जो है गांधी जी ने जो है तैयब जी को कहा कि आप अध्यक्ष बन जाइए। गांधी जी गिरफ्तार हुए तो तैयब जी अध्यक्ष बन गए, फिर वो गिरफ्तार हुए, तो ऐसे करके जो है गिरफ्तारी चलती रही। यरबदा जेल में रखा गया नेहरू जी को और गांधी जी को, दोनों लोगों को। ठीक है, फिर उसके पुणे का यरबदा जेल है, वहाँ रखा गया। इसके बाद देखिए गांधी जी अभी जो है जेल में ही थे कि उधर जो है ब्रिटेन के अंदर एक राउंड टेबल मीटिंग बुलाई गई। और राउंड टेबल मीटिंग इसलिए बुलाई गई कि सारे जो है ये जो साइमन कमीशन ना, इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। तो गांधी जी जेल में ही थे, और इधर अंग्रेज़ों ने जो है राउंड टेबल मीटिंग की घोषणा की, और उसमें ऑल पार्टीज़ जो इंडिया की थी सबको बुलाया। जितनी भी पार्टीज़ थी, जितने भी अलग अलग डिफरेंट लीडर्स थे, सबको उन्हें इनविटेशन दिया गया, और राउंड टेबल मीटिंग रखी गई लंदन में। ठीक है, और वहाँ पे जो है सारे लीडर्स पहुँचे। आपके जो है अंबेडकर जी पहुँचे दलितों की तरफ से, आपके जिन्ना पहुँचे, ये जो है मुस्लिम लीग की तरफ से, ऐसे ही बहुत सारे लीडर्स थे।
सब वहाँ पे पहुँचे, ठीक है। लेकिन गांधी जी वहाँ नहीं थे, कांग्रेस उसका बहिष्कार कर रही थी, कांग्रेस वहाँ नहीं गई, ठीक। तो पहली राउंड टेबल मीटिंग हो गई और वो हुई थी 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। कोई डिसीजन नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस उसमें नहीं थी, इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी वहाँ थी ही नहीं। तो फिर उसके बाद गांधी जी को ले जाने के लिए या कांग्रेस को शामिल करने के लिए राउंड टेबल मीटिंग में इरविन जो है उस वक्त थे वाइसरॉय, इरविन उनका नाम था, ठीक है, लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को जेल से निकाला, जेल से रिहा करवाया और फिर गांधी जी से जो है मीटिंग की कि आप अगर जो है सेकंड राउंड टेबल मीटिंग में शामिल हो जाइए तो फिर आपको जो है जेल से निकाला जाएगा, फिर आपकी बातें सुनी जाएगी। तो गांधी जी से जो है एग्रीमेंट हुआ, एक पैक्ट हुआ, गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है, 5 मार्च 1931 को हुआ, ठीक है, 5 मार्च 1931 को, ये इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन पैक्ट हुआ जब, तो गांधी जी इसके बाद जो है राज़ी हो गए सेकंड राउंड टेबल मीटिंग में जाने के लिए और कांग्रेस ने फिर उसमें पार्टिसिपेट किया। साथ में जो है सरोजिनी नायडू भी गई वहाँ पे। तो गांधी इरविन पैक्ट में सरोजिनी नायडू शामिल थी। फिर इसके बाद देखिए, अब सेकंड राउंड टेबल मीटिंग जब हुआ सितंबर और दिसंबर 1931 में, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने देखा कि सभी लीडर्स अपनी अपनी डिमांड कर रहे हैं और कोई इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए और एक साथ रहने के लिए राज़ी नहीं है। तो इस ऐसा देखते हुए गांधी जी ने जो सेकंड राउंड टेबल का बहिष्कार कर दिया और फिर वो इंडिया चले आए। तो ये सेकंड राउंड टेबल भी जो है मीटिंग भी क्या हो गई, फेल हो गई। इसके बाद अंग्रेज़ों ने थर्ड बुलाई और उसमें कांग्रेस नहीं शामिल थी, तीसरे में भी वो मीटिंग हुई। उसके बाद जो है जो अंग्रेज़ों के जो है जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, है ना, मैकडोनल्ड नाम था उनका, उन्होंने जो है रैमजे मैकडोनल्ड, उन्होंने जो है ये एक जो है ऐलान किया या घोषणा की, उसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड। तो रैमजे मैकडोनल्ड जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तीसरी राउंड टेबल मीटिंग जब हुई, तीसरी वाली, उसके बाद जो है ये कम्युनल अवार्ड घोषित किया 16 अगस्त 1932 को। और 16 अगस्त 1932 को क्या, इसमें ये था कि दलितों के लिए अलग से जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा इलेक्शंस में, इलेक्शंस में जो सीट होंगी उसमें जो है दलितों के लिए भी जो है रिजर्वेशन रखा जाएगा, ठीक है। जैसे मुस्लिम लोगों को दिया गया था वैसे जो है दलितों को देने की बात आई और अंबेडकर की जो डिमांड थी वो पूरी हुई यहाँ पे। लेकिन गांधी जी ने जो है जब ये सुना तो गांधी जी ने यरवदा जेल के अंदर ही जो है क्या शुरू कर दिया, आमरण अनशन, मतलब एक तरह से भूख हड़ताल शुरू कर दी। और फिर उसके बाद जो है मदन मोहन मालवीय और भी कुछ लोग थे, उन लोगों ने जो है फिर गांधी जी से मुलाकात की और अंबेडकर जी से मुलाकात की और अंबेडकर को मना लिया कि ये डिमांड जो है, जो अलग अलग सीट की जो डिमांड है इलेक्शंस में, वो वापस ले लें। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो थी अंबेडकर ने वापस ले ली और इस तरह से जो है फिर गांधी जी ने ये भरोसा दिलाया अंबेडकर को कि हम आपको आज़ादी के बाद रिजर्वेशन देंगे, जो आपके दलित लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो पूना पैक्ट हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच, पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ, ठीक है। लेकिन गांधी की तरफ से, गांधी जी ने उस साइन नहीं किया था, गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने साइन किया। फिर देखिए ये जब हो गया तो गांधी जी फिर लग गए दलित उत्थान में, ठीक है। उसके बाद एक सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किया गांधी जी ने, सेकेंड सविनय अवज्ञा आंदोलन 1933 में, 1933 में, ठीक है। सेकेंड सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी ने 1933 में शुरू किया। फिर उसके बाद देखिए ये सब होने के बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई चुकी थी, राउंड टेबल मीटिंग सब खत्म ही हो चुकी थी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था 1935 का, ठीक है। इसमें बताया गया था कि कैसे इलेक्शन कराया जाएगा, कैसे सरकार बनेगी भारत के अंदर, ठीक है, जो भारतीयों की होगी, ये सब चीज़ें जो है इसमें लिखी हुई थी, ठीक। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा इंडिया के अंदर, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिखा था। और इसी एक्ट से हमारे संविधान का 70% लिया गया है, 60% के करीब, 60% के करीब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ठीक है। फिर देखिए अगला पॉइंट ये था कि जब ये एक्ट आया तो कांग्रेस ने उस वक्त इसका बड़ा विरोध किया, लेकिन बाद में कांग्रेस राजी हो गई कि वो इस एक्ट के तहत अगर इलेक्शन हो रहा है तो उस इलेक्शन में पार्ट लेगी,
ठीक है, और इलेक्शन हुआ 1937 में। कांग्रेस ने इसमें पार्ट लिया और कांग्रेस ने अपनी पहली सरकार बनाई भी। ठीक है, ये राज्यों में हुआ था, तो छः या 7 राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार बनी और वहाँ पे सरकार चली। लेकिन सरकार जब चल रही थी तो वहाँ पे एक जो है गवर्नर जनरल से हर जगह जो है साइन करवाना पड़ता था और गवर्नर जनरल बहुत सारे बिलों को रोक देता था। ठीक है, तो बात कुछ बन नहीं पा रही थी। जो गवर्नमेंट जो थी कांग्रेस की, उसके जो मंत्री थे वो सही से काम कर नहीं पा रहे थे अंग्रेज़ों की वजह से। इसलिए जो है 28 महीने की सरकार चली ये हर राज्य में। उसके बाद जो है 3 सितंबर 1939 को रिज़ाइन कर दिया। हर जगह से कांग्रेस की सरकार ने रिज़ाइन कर दिया। तो रिज़ाइन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ हो गया 3 सितंबर 1939 को। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगली न्यूज़ है कि ये जो 1939 चल रहा है, इसी में एक मामला आएगा त्रिपुरी संकट का। त्रिपुरी संकट क्या था? त्रिपुरी संकट ये था कि 1938 और 1939 दोनों बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए थे बोस जी। और बोस जी से गांधी जी को बोस जी का जो तरीका था वो कुछ पसंद नहीं था। ठीक है, बहुत एग्रेसिव रहते थे बोस जी, और इसको लेके जो है गांधी जी को बड़ा संशय था कि ये बहुत गर्म मिजाज के आदमी है और ये जो है कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज़ जो है हमारा जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा पीछे चला जाए। तो गांधी जी और बोस जी के बीच कुछ पटरी नहीं खाती थी। तो त्रिपुरी संकट का ये था कि 1939 में जब इलेक्शन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है अध्यक्ष चुने जाने लगे, तो गांधी जी का जो गांधी जी चाहते थे कि वो थे सीतारामैया को जो है चुना जाए। लेकिन लोगों ने किसको चुन लिया? फिर से बोस जी को चुन लिया। 38 में तो थे ही, 39 में भी वही हो गए। गांधी जी को इससे बहुत बुरा लगा। फिर इस बात को देखते हुए गांधी जी बहुत नाराज़ हैं, बहुत प्रेशर पड़ा बोस जी को, तो बोस जी ने रिज़ाइन कर दिया कांग्रेस से ही। तो 1939 को कांग्रेस से रिज़ाइन करके बोस जी अलग हो गए। ठीक है, और उन्होंने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। फिर इसके बाद देखिए ये जबलपुर में है त्रिपुरी। फिर इसके बाद देखिए कांग्रेस के अंदर ही एक कांग्रेस कुछ लीडर्स ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की 1934 में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। ठीक है, इसके बाद देखिए जो 1940 जब आया, यही 30 वाला तब देखेंगे। 1940 जब आया, 1940 में वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू हो गया। ठीक है, जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ 1939 से ही शुरू हो गया था, 1939 होना चाहिए यहाँ पे, 1939 वर्ल्ड वार शुरू हुआ। तो फिर लिथलिंगो ने 8 अगस्त 1940 को जो है एक ऑफ़र दिया। ठीक है, 1940 को क्या ऑफ़र था? इसको कहते हैं अगस्त ऑफ़र। इस ऑफ़र में यही था कि इंडियन लोग अगर अंग्रेज़ों का सपोर्ट करें सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो इंडियंस की संविधान और इंडियन गवर्नमेंट के इंडिया के अंदर एक जो है भारतीयों की खुली हुई सरकार हो और यहाँ पे जो है संविधान इनका अपना हो, इस तरह की जो है सुविधाएं दी जाएंगी अगर ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करें कौन? इंडियंस। तो ये जो लिथलिंगो उस वक्त के वाइसरॉय थे, उन्होंने जो ये ऑफ़र दिया भारत के लोगों को वर्ल्ड वार सेकेंड के समय में, तो वो कहलाता है अगस्त ऑफ़र। ठीक है, एक ये चीज़ है। तो लेकिन उस अगस्त ऑफ़र का बहुत ज़्यादा असर हुआ नहीं इंडियन लोगों पे। इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया वर्ल्ड वार सेकेंड में, साफ कह दिया कि हम जो है अब सपोर्ट नहीं करेंगे, आपने बहुत बार धोखा दिया है। ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट में भी धोखा दे चुकी थी ब्रिटिश सरकार, तो फिर इंडियन लोगों ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके बाद जो है क्रिप्स मिशन करके भेजा गया भारत में, 3 मेंबर थे इसके। क्रिप्स मिशन इसलिए भेजा गया था कि भारतीयों को जो है रिझाया जा सके, उनको बताया जा सके कि हाँ अंग्रेज़ भी सीरियस हैं उनके संविधान को लेके और भारत के लोगों को जो है ज़्यादा राइट दिया जाए इसको लेके। ठीक है, इसलिए जो है क्रिप्स मिशन आया था। 11 मार्च 1942 को आया है, 23 मार्च को इंडिया पहुंचा है। 11 मार्च को बना है और 23 मार्च को इंडिया पहुंचा है। ठीक है, ये 11 मार्च और 23 मार्च इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो है गांधी जी, जब अगस्त प्रस्ताव आ रहा था उसी वक्त गांधी जी ने अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था 1940 को। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो है जो गांधी जी थे लीडर, लेकिन उसके बाद जो वैसे ये कहते हैं लोग कि कोई लीडर नहीं था इसका। ठीक है, तो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो फिर नेहरू जी बन गए, वो पहले जो है सत्याग्रही बने। उसके बाद जो है जब उनको गिरफ्तार किया गया तो विनोबा भावे बन गए, वो दूसरे जो है सत्याग्रही थे।
ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह ऐसे चला। फिर उसके बाद देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट। जब ये क्रिप्स मिशन आया और इसने यहाँ के लीडर्स से बात करना शुरू किया तो उसको लगा कि यहाँ तो सब अपने अपने जिन्ना अलग मामले में थे, गांधी जी की अलग की राय थी और लोगों की अलग अलग राय थी, बोस जी अलग राय, बोस के अम्बेडकर अलग राय दे रहे थे। तो क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो गया। 11 मार्च 1942 को बना था, 23 मार्च को जो है इंडिया आया था, फिर उसके बाद वो वापस चला गया। क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके बाद जब ये फेल हो गया क्रिप्स मिशन तो गांधी जी ने जो है शुरू किया क्या, क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसको अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। 8 अगस्त को ये डिसाइड हुआ और 9 अगस्त से ये शुरू हो गया। ठीक है। ये भी मुंबई से ही डिसाइड किया गया था, वही जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी वहीं से शुरू किया गया, ग्वालियर टैंक मैदान से। ठीक है। और जैसे ही ये 9 अगस्त को शुरू हुआ तो अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन ज़ीरो आवर्स लगा दिया। और इस वक्त जो है जो आपके गवर्नर वाइसराय थे उस वक्त वही लिथलिंगो ही थे। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक लिथलिंगो ही जो है गवर्नर रहे। और इसके बाद देखिए राजगोपालचारी। अच्छा, इस समय जो है 1940 से लेके जो है 1946 तक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे, इलेक्शन हो नहीं पा रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो अध्यक्ष जो बने थे वो अब्दुल कलाम आज़ाद ही बने रह गए 40 से लेके 46 तक। ठीक है। इसके बाद देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, बहुत सारे लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, लेकिन अंग्रेज़ों ने आखिर में इसको दबा दिया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मुस्लिम लीग थी वो इस मूवमेंट में शामिल नहीं हुई, और मुस्लिम लीग ने जो है कहा कि ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, और वो अपने जो है फिर डिमांड जो 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 मुस्लिमों के हित के लिए वो शुरू हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो है पाकिस्तान की मांग शुरू की 1940 में, पहली बार 1940 में डिमांड हुई। फिर उसके बाद देखिए राजगोपालचारी फार्मूला, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो है समझौता हो जाए, इसको लेके राजगोपालचारी फार्मूला आया 1944 में। फिर उसके बाद देखिए ये मामला सेट नहीं हुआ। फिर उसके बाद वेबल स्कीम आई। एक लियाकत स्कीम करके भी है, वो बीच में है कहीं, वो मिलेगी तो हम इसमें डालेंगे। फिलहाल ये देख लीजिए कि वेबल स्कीम, इसके बाद लॉर्ड वेबल थे वाइसराय, उन्होंने जो बुलाया और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई शिमला के अंदर 25 जून 1945 को। तो लॉर्ड वेबल ये जो है वाइसराय थे इंडिया के, उन्होंने जो है शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई, सारी पार्टीज़ को बुलाया, खासकर जिन्ना और मुस्लिम लीग और कांग्रेस को, इन दोनों के बीच जो है समझौता हो जाए कोई, इस तरह के जो है इसलिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी शिमला में, क्योंकि शिमला जो है गर्मियों में अंग्रेज़ों की क्या होती थी, राजधानी हुआ करती थी, वही भी बुलाया इन्होंने, लेकिन ये भी फेल कर गई। ठीक है। फिर देखिए इसके बाद क्या हुआ, आज़ाद हिंद फौज जो 1943 में जो है जिसका अध्यक्ष बनाया गया था बोस जी को सिंगापुर में। ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज के जो है लीडर्स, कुछ जो है कुछ सैनिक पकड़े गए थे, या ये कहे कि कुछ कमांडर्स पकड़े गए थे, उनको जो है इंडिया ला के उनके ऊपर केस चलाया गया राजद्रोह का। ठीक है। रेड फोर्ट केस भी कहते हैं उसको। नवंबर 1945 में उनको जो है बहुत छोटा सा केस की सुनवाई हुई, ट्रायल हुआ, उसके बाद उनको मौत की सज़ा दे दी गई। लेकिन बाद में जो है इतना दबाव पड़ा सरकार पे कि सरकार ने जो है फिर डिसाइड किया कि नहीं, उनको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद मतलब स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके उनको छोड़ा गया। इसके बाद देखिए इलेक्शंस दिसंबर 1945, फिर इलेक्शन भारत में हुआ 1945 में। ठीक है। इसके बाद देखिए रॉयल नेवी रिवोल्ट, जो शाही नौसेना थी उसमें भारतीय बहुत सारे थे, उसने जो है विद्रोह कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। कई जगह विद्रोह हुए, बम्बई में हुए, आपके कलकत्ता में हुआ, ठीक है, मद्रास में, इन सब जगहों पे जो है ये विद्रोह हुआ, और नौसेना ने जो जहाज़ के अंदर ही, मतलब शिप के अंदर ही जो है विद्रोह किया, लेकिन आपके जो है पटेल जी और जिन्ना की वजह से वो शांत कराया गया। ठीक है। फिर देखिए कैबिनेट मिशन, इसके बाद आया कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 मार्च 1946, ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन बना। और ये कैबिनेट मिशन की दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। एक थी कि कैबिनेट मिशन में ने कहा कि हम जो है भारत के अंदर एक इंटरिम सरकार बना देंगे, और फिर भारत के अंदर एक संविधान सभा बना देंगे।
ये 2 चीज़ बनाएंगे। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं कैबिनेट मिशन के पेपर में, और उन्होंने किया भी ऐसे ही। इंटरिम गवर्नमेंट क्या करेगी? इंटरिम गवर्नमेंट जब तक संविधान भारत का नहीं बन जा रहा है तब तक जो है इंटरिम गवर्नमेंट सरकार चलाएगी, ठीक है। और जब संविधान बन जाएगा तो उसी के हिसाब से सरकार बनेगी। ये बात कैबिनेट मिशन में कही गई, ठीक है। 16 मई को 1946 को ये घोषणा कर दी गई, और 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनी, और 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई, और उसमें मेंबर चुने जा चुके थे, ठीक है। अब कैसे ये सब चुनाव वगैरह हुआ, ये सब बात की बात है, लेकिन कैबिनेट मिशन 1946 में आया। तो नेवी रिवोल्ट के बाद कैबिनेट मिशन है, और कैबिनेट मिशन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंटरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट, और संविधान सभा का गठन। इसके बाद देखिए, जब ये हुआ तो उसमें जो संविधान सभा बनी और जो इलेक्शन उसके पहले हुआ था, उन दोनों में जो है जो मुस्लिम लीग थी उसके लीडर बहुत कम पहुँचे। तो उनको लगने लगा कि अब इंडिया के अंदर जो है उनकी दाल गलेगी नहीं, कांग्रेस ही ज़्यादा संख्या में है और ज़्यादा वही आगे जाएगी। तो फिर क्या हुआ कि जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की बात कहा कि हमें अलग करो, हम अलग से पाकिस्तान बनाएंगे और वहाँ पे जो है हम अपना सिस्टम चलाएंगे, हम अपना जो है संविधान चलाएंगे। तो डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को रखा गया। करो या मरो वाला मैटर जैसे था वैसे इन्होंने अपना शुरू किया पाकिस्तान को अलग कराने के लिए।